ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन का ये इंट्रोडक्टरी टॉपिक है या इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। तो सबसे पहले हम ग्रेविटेशन को डिफ़ाइन करेंगे कि ग्रेविटेशन होता क्या है। ग्रेविटेशन यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ग्रेविटी क्या है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ये सारी चीज़ें हम आज इस क्लास में कवर करेंगे। तो ये हमारी डे टू डे एक्सपीरियंस है कि थिंग्स फॉल टुवर्ड्स द अर्थ। कोई भी चीज़ यहाँ पे मैं छोड़ दूँ फ्रीली तो इट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ। तो एक फोर्स, एक अट्रैक्टिव फोर्स रेस्पॉन्सिबल है इस फॉल के लिए, इस अट्रैक्शन के लिए। इस जो मैंने कोई भी चीज़ छोड़ी फ्रीली तो ये टुवर्ड्स द अर्थ फॉल करता है। तो इसके पीछे एक फोर्स रेस्पॉन्सिबल है जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशन। ये जो ग्रेविटेशन है ये वन ऑफ द फोर फंडामेंटल फोर्सेस है। चार फंडामेंटल फोर्सेस हैं, लाइक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स है, और फोर्थ वन इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये सबसे वीकेस्ट फोर्स है। ये भी हम आगे इसमें देखेंगे, इस लेक्चर में हम ये भी रियलाइज़ करेंगे कैसे ये वीकेस्ट फोर्स है ऑफ ऑल द फोर फंडामेंटल फोर्सेस। और इनको क्यों कहते हैं फंडामेंटल फोर्सेस। ये सारी फोर्सेस जो हैं, ये चार फोर्सेस जो हैं, इनको क्यों कहते हैं फंडामेंटल फोर्सेस। बिकॉज जितने भी रेस्ट ऑफ फोर्सेस आप देखोगे, जितने भी फोर्सेस आप पढ़ोगे, फ्रिक्शन पढ़ोगे, बायोवेंसी पढ़ोगे, ठीक है, टेंशन फोर्स पढ़ोगे, और जितने भी वन डर वाल्स फोर्स, जितने भी फोर्सेस आपके इस सिलेबस में हैं, आपके आगे जाके पढ़ोगे कभी भी, तो वो कहीं ना कहीं इन्हीं चार फोर्सेस से डिराइव होते हैं। इन्हीं चार फोर्सेस से यही चार फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं इनके किसी भी फोर्स के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, लाइक एक यहाँ पे एक मैंने बॉक्स ले लिया जो इस टेबल पे है, तो ये जो नीचे की तरफ लगा रहा है mg वेट, और ये जो ऊपर की तरफ लगा रहा है नॉर्मल रिएक्शन। तो अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें, यहाँ पे एट द इंटरफेस जो इस बॉक्स को नीचे इसमें क्रैश होने से बचा रहा है, वो एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल एक इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है जो इन लेयर्स और इस टेबल की लेयर्स में एग्जिस्ट करता है। वो एक इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है। सो एट माइक्रोस्कोपिक लेवल ये जो नॉर्मल फोर्स और जो mg वेट है, इनको बैलेंस करता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सिमिलरली ये जो जस्ट मैंने एग्जांपल दे दी। तो अब व्हाट इज़ नाउ ग्रेविटेशन तो ऑलरेडी हमने डिफ़ाइन किया। ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है ये, जो यूनिवर्स में किसी भी दो बॉडीज़ के बीच में एग्जिस्ट करता है। दो बॉडीज़ के बीच में जो एग्जिस्ट करता है, प्रोवाइडेड दैट दीज टू बॉडीज़ हैव मास, इनमें कोई मास होगा, डेफिनेट मास होगा, और इनके बीच डिस्टेंस होगी। तो इन बॉडीज़ के बीच में एग्जिस्ट करता है ये अट्रैक्टिव फोर्स जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशन। अब इस ग्रेविटेशन को क्वांटिफाई किया था, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिकली इसको दिया था, मैथमेटिकल लॉ की फॉर्म में दिया था न्यूटन ने, सर आइजैक न्यूटन ने,
दिया था इन द फॉर्म ऑफ लॉ, और जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ या लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। ये यूनिवर्सल क्यों है? क्योंकि इट इज़ वैलिड थ्रू आउट यूनिवर्स। इट इज़ दिस लॉ इज़ वैलिड थ्रू आउट यूनिवर्स। ये लॉ वैलिड है थ्रू आउट द यूनिवर्स। यूनिवर्स में कोई भी दो मैसेज हो, कोई भी दो पार्टिकल्स हो, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हो, चाहे वो दो स्टार्स हो, चाहे वो स्टार एंड प्लैनेट हो, चाहे वो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी अर्थ हो और मून हो, इनके बीच में ये जो एक फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। यूनिवर्सली एग्जिस्ट करता है ये ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन ने क्या कहा था कि जो ये फोर्स होता है ये होता है डायरेक्टली, ये कितना है, अमाउंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि इन दो बॉडीज़ का मास क्या है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा ये फोर्स होगा। और सेकंड उन्होंने क्या कहा था कि F जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है जो इन दो बॉडीज़ की बीच में जो डिस्टेंस होगा उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये। तो फ्रॉम 1 and 2 न्यूटन concluded that this F force of gravitation is equal to some proportionality constant G लाया उन्होंने, फिर ऊपर फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से उन्होंने ये लॉ बनाया F इज इक्वल टू G m कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय d स्क्वायर, बाय d इज़ द डिस्टेंस स्क्वायर। तो जो लॉ की जो फॉर्म है वो हमने देखा G m ओवर d स्क्वायर, या कहीं पे ऐसे भी लिखा होता है F इज इक्वल टू G m1 m2 बाई r स्क्वायर, यानी कि ये दो बॉडीज़ हैं, m1 है ये m2 है और इनके बीच सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ये जो है r, तो या इसी को m ले लिया और इसको d ले लिया, तो इस फॉर्म में ये लॉ होता है। अब यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग है कि ये g क्या है, व्हाट इज़ g? g हमने कहा g इज़ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और मोर स्पेसिफिकली इट इज़ a यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये, और क्योंकि ये थ्रू आउट द यूनिवर्स इसकी वैल्यू सेम है, और इसकी वैल्यू क्या है, g इज़ इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर इसकी वैल्यू है। और इसका जो यूनिट सिस्टम है वो इन SI है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। और एक और चीज़ इस g के बारे में जो हमें याद रखनी है कि इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या है। डायमेंशनल फार्मूला हम इसी फार्मूला से देखेंगे, वो आएगा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ F इंटू डायमेंशनल फार्मूला R स्क्वायर डिवाइड बाई डायमेंशंस ऑफ मासेस। तो वो क्लियरली है, फोर्स का होता है जो हमें पता है, मास इंटू एक्सेलरेशन है, तो मास का बन जाएगा m और एक्सेलरेशन का l t-2, और फिर r स्क्वायर का बन जाएगा l स्क्वायर, एंड देन वी हैव दिस, नीचे डिनोमिनेटर में हमें m2 टाइम्स है तो m स्क्वायर। तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला बनेगा वो बनेगा इस 2 को ऊपर ले जाएंगे तो m-2 बन जाएगा, +1 होगा तो -1, और फिर L3 और t-2। जो इसका पढ़ने का तरीका है वो है m-1 L3 t-2, ऐसे ही यहाँ पे m2। तो जो डायमेंशनल फार्मूला बनेगा g का वो बनेगा m-1 L3 t-2।
तो इसको रिकैप करते हैं कि क्या है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? है कि अगर हमारे पास दो मैसेज है m1 m2 और कहीं भी यूनिवर्स में ये दो मैसेज हो तो इनके बीच का डिस्टेंस r है, तो इनके जो ये आपस में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जर्ट करेंगे, इनके बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है F = G m1 m2 और r स्क्वायर, जहाँ पे G एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², और ये SI में है, SI सिस्टम में। और G की जो डायमेंशनल फार्मूला है वो है m1L3T-2। अब हम इस ग्रेविटेशनल फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज़, सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है इसकी वो है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है gravitational force is valid for point masses। एक्चुअली ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रॉम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो ये फार्मूला है, ये इसकी बात हम कर रहे हैं, ये वैलिड है फॉर पॉइंट मैसेज और स्फेरिकल मैसेज। स्फेरिकल मैसेज, अब यहाँ पे ये पॉइंट मैसेज क्यों है? बिकॉज़ ये जो हम कहेंगे क्योंकि सर ये जो हमारा अर्थ और सन है ये तो पॉइंट मैसेज नहीं है, बट यही यहाँ पर ये एक पॉइंट मैसेज एक रिलेटिव कंसेप्ट है कि जब डिस्टेंस बिटवीन द मैसेज या आर भी जिसको हम कहते हैं ये बहुत बड़ा बन जाएगा, इट बिकम्स d इज़ फार ग्रेटर दैन द दिस साइज़ ऑफ दिस। अगर मैं इसकी रेडियस को r लूँ तो इसके बहुत ग्रेटर बन जाएगा दैन, यहाँ सपोज इसकी मैं r लूँ तो d इज़ फार ग्रेटर दैन r आल्सो। तो हम इसको फिर ट्रीट करते हैं एज पॉइंट मैसेज, हम वी ट्रीट दिस एज पॉइंट मैस। तो दिस ग्रेविटेशनल फोर्स from Newton's universal law of gravitation is valid for point masses, so you can calculate the force between the two point masses only। और necessary और second thing is अगर वो spherical masses हो, then also you can calculate this gravitational force between these bodies। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन तो पता ही है ये दो बॉडीज़ के बीच में होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, यानी कि अगर ये जो मैसेज दो हैं मेरे पास, अगर इनके बीच का जो फोर्स F होगा वैक्यूम में या एयर में, तो अगर मैं इनके बीच कोई और मीडियम इंट्रोड्यूस करूं, सपोज़ वाटर करूं, सपोज़ सॉलिड करूं, कोई भी वैक्यूम इनके बीच में लाऊं, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये अगर पहले F1 था, लेटर इट विल बी आल्सो F1, तो ये फोर्स सेम रहेगा, ये फोर्स चेंज नहीं होगा। तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम है। थर्ड इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये दिस इज़ वीकेस्ट फोर्स ऑफ ऑल 4 फंडामेंटल फोर्सेस। जो पहले मैंने 4 फंडामेंटल फोर्सेस बताए थे उनमें ये सबसे वीकेस्ट फोर्स है। तो उसका अंदाज़ा हमें इस यहाँ से भी पता चलता है कि जो G की वैल्यू है वो हम यहाँ से भी देखेंगे। सपोज जो मेरे पास दो मैसेज हैं,
जिनका मास है 1 kg ईच, तो g m1 m2 और r स्क्वायर, और जो सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 1 मीटर है, तो मैं कहूँगा m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 1 kg, तो r जो है हमारा 1 मीटर है। जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगा वो होगा g 1 ओवर 1 स्क्वायर इक्वल टू g। तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगा वो होगा 6.67 × 10⁻11 न्यूटन। तो वेरी वीक फोर्स, वेरी फीबल फोर्स एग्जिस्ट करता है दो मैसेज में ऑफ मास 1 kg ईच। दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका मास है 1 kg ईच और जो सेपरेटेड बाय है डिस्टेंस 1 मीटर। तो इनके बीच का डिस्टेंस जो 1 मीटर है और जो मास है 1 kg है, जो फोर्स है वो है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन। बहुत वीक फोर्स है, इसीलिए इन आवर डे टू डे लाइफ वी डू नॉट रियलाइज दिस फोर्स। इसीलिए हम एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट नहीं होते थ्रू द ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि ये जो g की वैल्यू है ये बहुत छोटी है। तो दैट इज़ वाई दिस इज़ आल्सो द वीकेस्ट फोर्स इन द ऑफ ऑल द 4 फंडामेंटल फोर्सेस। अब एक और प्रॉपर्टी इसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स की है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ ए कंजर्वेटिव फोर्स। अब कंजर्वेटिव फोर्स क्या है कि कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्सेस होते हैं जो अगर कोई काम करेंगे, द वर्क डन बाय दिस फोर्स दैट इज़ कंजर्वेटिव फोर्स इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। उसके लिए मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा, एक एग्जांपल दूंगा कि यहाँ पे हमारे पास कोई सपोज मास m है और इसको हमने हाइट h तक रेज़ किया, जो इसके पास जो अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमने काम किया वो स्टोर हो गई एज अ पोटेंशियल एनर्जी mgh। तो सेकंड टाइम मैंने क्या किया, सेम मास m को मैंने रेज़ किया, पहले h1 हाइट तक, फिर हॉरिजॉन्टली ले लिया, फिर h2 हाइट तक ले लिया, फिर h3 हाइट तक ले लिया। तो लेकिन जो टोटल हाइट है वो अभी भी h ही है, लेकिन अलॉन्ग डिफरेंट पाथ ले लिया टू द सेम हाइट। जो इस केस में जो वर्क डन होगी अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो होगी W1 प्लस W2 प्लस W3। तो W होगा mgh1 mgh2 mgh3, W होगा mgh1 प्लस h2 प्लस h3, W होगा mgh1 प्लस h2 प्लस h3, टोटल h ही है। तो सेम वर्क इज स्टोर्ड ऑल्दो वी हैव टेकन दिस थ्रू ए डिफरेंट पाथ, तो ये पाथ डिपेंडेंट फोर्स नहीं है, ये पाथ इंडिपेंडेंट फोर्स है, पाथ डिपेंडेंट फोर्स नहीं है। तो इस ऐसे फोर्सेस को हम कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये इनकी एक खासियत होती है कि वर्क डन अगेंस्ट दिस फोर्स स्टोर्ड, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। तो सिक्स्थ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है ग्रेविटेशनल फोर्स की वो है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ ए सेंट्रल फोर्स। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये सेंटर टू सेंटर एक्ट करता है। अगर ये मास m1 है, ये मास m2 है, तो जो हमने ये सेंटर से सेंटर लाइन ड्रा की ये इसी के अलॉन्ग एक्ट करता है, यानी कि ये मास इसको अट्रैक्ट करेगा और जो उसकी डायरेक्शन होगी वो यही से होगी, सेंटर से सेंटर। सिमिलरली ये वाला मास जब इस मास को अट्रैक्ट करेगा ये होगा अलॉन्ग दिस लाइन, तो इसको हम कहते हैं सेंट्रल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स वीकेस्ट फोर्स है, और ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स वैलिड होता है फॉर स्फेरिकल और पॉइंट मैसेज।
ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि हमने कहा था कि दो मासेस होंगे। सपोज़ ये m1 है और ये m2 है, इनके बीच का जो, और हाँ एक और प्रॉपर्टी है जो ग्रेविटेशनल फोर्स की है कि ये एक्शन रिएक्शन पेयर बनाता है। एक्शन रिएक्शन पेयर, ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर्म्स एक्शन रिएक्शन पेयर। वो कैसे कि ये मेरे पास मास m1 है, ये मेरे पास मास m2 है, और जब ये m2 इसको अट्रैक्ट करेगा तो उसकी डायरेक्शन ये होगी, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, F21 यानी कि फोर्स एक्सर्टेड बाय 2 on 1, उसकी डायरेक्शन, उसका मैग्नीट्यूड होगा Gm1 m2 ओवर जो इनके बीच का डिस्टेंस है d² या r²। तो लेकिन जो डायरेक्शन होगी वो टूवर्ड्स m2 होगी। तो सपोज़ तो हम लेते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऑलवेज अलोंग राइट हम लेते हैं i कैप वेक्टर, तो यहाँ पे भी मैं वो i कैप लूँगा, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जो डायरेक्शन होगी वो i कैप होगी। सिमिलरली जब ये वाला मास m1 इस मास को अट्रैक्ट करेगा तब क्या होगा, F12 होगा Gm2 m1 ओवर r²। मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा बट डायरेक्शन डिफरेंट होगी। अब की बार यहाँ की तरफ ये अट्रैक्शन होगी, अब की बार यहाँ की लेफ़्ट साइड में अट्रैक्शन होगी, तो जो डायरेक्शन देगा वो -i कैप देगा। तो इसका मतलब हम फ्रॉम 1 and 2 जो हमारे पास ये दो फोर्सेस हैं ये मैग्नीट्यूड में सेम है बट डायरेक्शन में डिफरेंट है, तो हम क्या देखते हैं, फ्रॉम 1 and 2 हम देखते हैं F12 इज इक्वल टू -F21, यानी कि इन दोनों फोर्सेस ने एक एक्शन रिएक्शन पेयर बनाया। दीज टू फोर्सेस मेक एन एक्शन रिएक्शन पेयर। ये भी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इस ग्रेविटेशनल फोर्स की। अब हम क्या देखेंगे कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है कि अगर हमारे पास मनी डिफरेंट मासेस हैं, यहाँ पे एक मास m है, यहाँ पे एक मास 1 है, यहाँ पे दूसरा मास है, यहाँ पे तीसरा मास है, यहाँ पे फोर्थ मास है, यहाँ पे फिफ्थ मास है, इन सब का मास, इन सब का फोर्स इस m0 पे कितना होगा, m0 पे कितना होगा। ये है m1, ये है m2, ये है m3, ये है m4 and here it is m5. What is the gravitational force on this m0 due to all these different masses? तो इंडिविजुअली तो ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, इंडिविजुअली ये भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। दिस विल आल्सो अट्रैक्ट इट टुवर्ड्स इटसेल्फ, दिस मास विल आल्सो attract it towards itself. Similarly fourth mass will also attract it towards itself. तो by principle of superposition जो नेट फोर्स होगा F नेट फोर्स जो इस मास m0 पे होगा वो होगा इंडिविजुअल इन सब मासेस। सपोज ये है F5, ये है F1, ये है F2, ये है F3 और ये है F4, तो ये होगा F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5, इसके बराबर होगा ये नेट फोर्स। द नेट फोर्स विल बी द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस, विल बी द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इनको कोई भी हमारे पास मास m0 होगा उस पर डिफरेंट मैसेज से, डिफरेंट पॉइंट मैसेज से कितना फोर्स है उसको हम इंडिविजुअली, इन सब फोर्सेस को इंडिविजुअली देखते हैं कि कितना है।
और फिर इन सब को ऐड करते हैं वेक्टोरियली, तो दैट गिव्स अस द नेट फोर्स ऑन दिस ऑन द मास m0। ये था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब हम डिफाइन करेंगे कि ग्रेविटेशनल या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है। ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा भी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बट इसमें थोड़े से हमें फार्मूला डिराइव करने हैं आगे जाइए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ क्या होता है, एट विद हाइट h क्या हो जाता है उसको, विद डेप्थ d क्या बन जाता है, और इन टर्म्स ऑफ g यानी कैपिटल G, इस g का वैल्यू क्या है, तो वो हम देखेंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है कि जब भी कोई बॉडी एलोन एंड एलोन ओनली फॉल करेगी फ्रॉम, सपोज मैं यहाँ से कोई, ये हमारी सरफेस ऑफ अर्थ है, तो यहाँ पे मेरा कोई मास m है, इट इज़ फॉलिंग अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ओनली, इट इज़ फॉलिंग अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ओनली, जो ओनली एक फोर्स इस पे एग्जिस्ट करता है, वो है दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मास ऑफ अर्थ है, और ये है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट m0 पे जो फोर्स है वो है g m0 me ओवर r प्लस जो हाइट होगी, हाइट तो बहुत कम ही होगी, उसको हम फिलहाल के लिए नेगलेक्ट करेंगे, छोड़ देंगे। हाइट छोटी होगी, कुछ 5-10 मीटर होंगे या कुछ ऐसा कुछ, तो उसको हम इन कंपैरिजन द 6400 किलोमीटर उसको हम नेगलेक्ट करेंगे। तो हम कहेंगे सपोज ये है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, तो आल्सो वी नो दैट जो इस पे एक फोर्स है वो है वेट, जो वेट है वो है mg के बराबर। mg वेक्टर नोटेशन को मैं हटाता हूँ अभी के लिए, mg यानी कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और जो g है एक एक्सेलरेशन है, ये फोर्स इस पे एग्जिस्ट करता है mg। ये दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ दैट F इज इक्वल टू ma, और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसको हम लिखते हैं mg, और जो सेम इज़ ऑल्सो द वेट, सेम फोर्स इज़ द वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। तो इन दोनों को हम इक्वेट करके देखेंगे कि g जो है g इज इक्वल टू GME ओवर r स्क्वायर, ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ दिस कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की टर्म्स में। इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू है वो है g इज इक्वल टू GME ओवर r स्क्वायर। तो अब यहाँ पे है जो g है, g की वैल्यू हमें पता है ऑन द नियर द सरफेस ऑफ अर्थ होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फर्स्ट प्रॉपर्टी, और g जो है g हैज़, यानी कि g जो हम आगे पढ़ेंगे भी कि g की वैल्यूज़, g चेंजेस विद हाइट, डेप्थ, रोटेशन, यानी कि या डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ ये g चेंज होता है। बट जो हमारे कैपिटल G है उसकी वैल्यू है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, और ये g जो है ये है इज़ कांस्टेंट थ्रू आउट द यूनिवर्स। इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है
वो सपोज़ कहाँ पे हम ये मेजर करते हैं। सपोज़ यहाँ अर्थ पे हम देखते हैं तो मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड करेगा। अगर हम मून पे इसकी वैल्यू निकालेंगे तो GM मून वो r², वहाँ पे मून की रेडियस होगी, तो दैट इज़ वाई वहाँ पे डिफरेंट वैल्यू होगी इस G की। मार्स पे डिफरेंट होगी, ठीक है, वेनस पे डिफरेंट, प्लैनेट्स पे डिफरेंट वैल्यूज़ होगी इस G की। बट जो ये कैपिटल G है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यूज़ सेम रहेंगी थ्रू आउट द यूनिवर्स। दैट इज़ वाई दिस इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बट दिस G चेंजेस विद डिफरेंट पैरामीटर्स, लाइक कहाँ पे आप मेजर करते हो। इवन ऑन द सरफेस, इवन ऑन द अर्थ इसकी वैल्यू चेंज होती है कि आप अर्थ के कितने ऊपर, कितनी हाइट पे हो, आप अर्थ की कितनी डेप्थ पे हो, और आप अर्थ के किस लैटिट्यूड पे हो, पोल पे हो या इक्वेटर पे हो, तो वहाँ पे भी इसकी वैल्यू चेंज होती है। तो वो भी हम आगे क्लास में डिराइव करेंगे, सीखेंगे कि कैसे वो चेंज होती है। थैंक यू फॉर टुडे।